द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक जड़ों को जरा गहराई से देख रहे हैं, आशीष सर के नोट्स के आधार पर, और खासकर ये यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। हाँ, और ये जानना वाकई ज़रूरी है कि हमारा जो संविधान है वो मतलब यूं ही नहीं बन गया। इसकी कहानी जुड़ी है उन एक्ट्स और उन घटनाओं से जो ब्रिटिश राज के दौरान हुई। एक पूरा सफ़र है इसके पीछे। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय बिंदु है वो ये है, क्या भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ ब्रिटिश शासन के तहत, वो एक सोची समझी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी जिसने जाने अनजाने ही सही आधुनिक भारत की नींव रखी? या फिर जैसा मेरा मानना है, ये मुख्य रूप से बिखरा हुआ था। मतलब तात्कालिक ज़रूरतों और संकटों से प्रेरित एक रिएक्शन ज़्यादा था, जिसका असली मकसद तो भाई ब्रिटिश हितों को साधना ही था। इसमें कोई लंबी सोच या भारतीयों को सत्ता सौंपने की योजना मुझे तो नजर नहीं आती। और मेरा तर्क ये रहेगा कि हाँ, ये बात सही है कि ब्रिटिश हित सर्वोपरि थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1773 से लेकर 1947 तक जो अलग अलग एक्ट्स आए, उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा जरूर खड़ा किया जो आज़ादी के बाद हमारे संविधान के लिए एक अहम बुनियाद बना। ये एक विकास यात्रा थी, भले ही वो धीमी रही हो और उसमें खामियां भी बहुत थीं। तो कहानी शुरू करते हैं यूरोपीय शक्तियों के भारत आने से। जैसा कि नोट्स में है, 1498 में वास्को डा गामा आया, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी ये बनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, और इस चार्टर ने कंपनी को 15 साल के लिए पूरब के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया। हाँ, और ये याद रखना होगा कि शुरुआत तो पूरी तरह व्यापार की ही थी। जैसे नोट्स में भी जिक्र है, रैल्फ फिच या जॉन मिल्डन हॉल अकबर के समय आए, फिर जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। इनका मकसद साफ था, सिर्फ व्यापारिक रियायतें पाना। शासन करने का तो कोई इरादा था ही नहीं उस वक्त। यहाँ तक तो हाँ, कहानी सिर्फ मुनाफे की थी। मैं सहमत हूं कि शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन फिर कुछ लड़ाइयां हुई जिन्होंने तस्वीर बदल दी। प्लासी का युद्ध 1757, फिर बेदारा 1759 में डचों के खिलाफ, वांडीवॉश 1760 में फ्रांसीसियों के खिलाफ, और खासकर बक्सर का युद्ध 1764 में। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। क्या आप नहीं मानती कि यहीं से कंपनी की भूमिका बदली और शासन की संरचनाओं का बीज पड़ा? दीवानी मिलना बेशक एक बड़ा मोड़ था, बिल्कुल, लेकिन इसने बंगाल में एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी, जिसे दोहरा शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया। 1765 से 1772 तक चला ये। मतलब पैसा, दीवानी वो अंग्रेजों के पास, और जिम्मेदारी, निजामत या प्रशासन वो नवाब के पास। नतीजा, भयंकर लूट मची, अराजकता फैली, और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1769-70 का बंगाल का भयानक अकाल। अब इसे आप व्यवस्थित शासन की शुरुआत कहेंगे? ये तो बस ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ने का एक तरीका था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि 1772 में कंपनी को ब्रिटिश सरकार से, सोचिए, 1 लाख पाउंड का कर्ज मांगना पड़ गया। ये बात तो सही है कि दोहरा शासन बुरी तरह विफल रहा, लेकिन क्या इसी विफलता ने, इसी संकट ने ब्रिटिश सरकार को पहली बार दखल देने पर मजबूर नहीं किया? इसी के चलते तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये पहला मौका था जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कामों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हाँ, कोशिश ही कहेंगे शुरुआत में। इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को पहचाना और भारत में एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बने। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन किया गया, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी खुला। ये सब क्या शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं था? कितनी खामियां थीं। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ही साफ नहीं था। गवर्नर जनरल और कोर्ट में अक्सर ठनी रहती थी। पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी की शिकायतें आईं। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां वो भी उलझी हुई थी। तभी तो फौरन ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा, जिसने कोर्ट का दायरा कलकत्ता तक सिमेटा और राजस्व मामलों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर किया।
ये क्या दिखाता है? यही कि शुरुआती नियम भी आधे अधूरे थे और समस्याओं के जवाब में ही बन रहे थे, किसी लंबी योजना के तहत नहीं। ये तो बस पैबंद लगाने जैसा था। मैं मानती हूँ कि शुरुआती कदम एकदम परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ये विकास की एक प्रक्रिया का हिस्सा थे। आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखिए। इसने इंग्लैंड में कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल (BOC) बनाया और व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (COD) के पास रखे। ये दोहरे प्रशासन (डुअल एडमिनिस्ट्रेशन) की शुरुआत थी और पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल में कास्टिंग वोट मिला, जिससे उसकी ताकत बढ़ी। क्या ये नियंत्रण और व्यवस्था की तरफ एक और सोचा समझा कदम नहीं था? लेकिन ये जो दोहरा प्रशासन था, ये भारत में शासन सुधारने से ज्यादा इंग्लैंड में कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसने के लिए था। BOC तो सीधे सीधे सरकारी नियंत्रण का जरिया था। और फिर आप देखिए 1786 का एक्ट, जो खास तौर पर कॉर्नवालिस के लिए लाया गया, उसे काउंसिल के फैसले पलटने और कमांडर इन चीफ बनने की ताकत देता है। ये क्या दिखाता है? जोर व्यक्तिगत ताकत और सैन्य नियंत्रण पर था, न कि किसी सैद्धांतिक संवैधानिक विकास पर। तो अगर हम इस पहले चरण को संक्षेप में देखें, तो यूरोपीय कंपनियों के आने से लेकर खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जमने और फिर दीवानी हासिल करने तक कंपनी का चरित्र बदला। शुरुआती गड़बड़ियों और वित्तीय संकटों ने ब्रिटिश सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाने पर मजबूर किया। इन एक्ट्स ने पहली बार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया और भारत में एक केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, भले ही वो शुरुआत में खामियों से भरा हुआ था। हाँ, ढांचा बना ये सही है, लेकिन वो ब्रिटिश नियंत्रण और मुनाफे को साधने के लिए ज्यादा था। दोहरे शासन की विफलता और एक्ट्स की अपनी कमियां यही दिखाती हैं कि ये कोई बहुत सुविचारित योजना नहीं थी, बल्कि समस्याओं से निपटने की तात्कालिक कोशिशें थी। यहाँ तक की कहानी तो मेरे विचार में यही कहती है। चलिए अब आगे चार्टर एक्ट्स को देखते हैं। 1793 के एक्ट ने कंपनी का व्यापार अगले 20 साल के लिए बढ़ाया और एक अहम बात ये तय की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा है वो भारतीय खजाने से जाएगा। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की इजाजत मिली और पहली बार, चाहे नाम मात्र ही सही, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की बात हुई। क्या ये भारत के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी दिखाने की शुरुआत नहीं मानी जा सकती? एकाधिकार खत्म करने के पीछे ब्रिटिश व्यापारियों का दबाव था, जो भारत के बाजार में घुसना चाहते थे। इसमें कोई उदारता नहीं थी। शिक्षा पर 1 लाख रुपए, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा था। और मिशनरियों को इजाजत देने के भी अपने सामाजिक राजनीतिक पेच थे। वो एक अलग कहानी है। असली बदलाव तो मेरे हिसाब से 1833 के चार्टर एक्ट से आया, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इसने कंपनी की व्यापारिक भूमिका पूरी तरह खत्म कर दी। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था रह गई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले थे विलियम बेंटिक। उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री शक्तियां आ गईं और उसकी सरकार को पहली बार भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की कोशिश हुई, हालांकि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण लागू नहीं हो सकी। मैकाले के तहत एक लॉ कमीशन भी बना। ये सब बड़े बदलाव थे, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल वही है, क्या ये भारतीयों के लिए थे? हाँ, ये सच है कि खुली प्रतियोगिता का प्रयास उस समय विफल रहा, लेकिन क्या ये दिशा सही नहीं थी? और 1833 में भारत सरकार की अवधारणा का आना और शक्तियों का केंद्रीकरण, क्या ये एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम नहीं था? फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कानों को अलग किया। एक अलग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और सबसे अहम, सिविल सेवा के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई, भले ही परीक्षा लंदन में होती थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय ICS बने भी। क्या ये कंपनी राज में संवैधानिक विकास का एक अहम पड़ाव नहीं था, जिसने विधायी और प्रशासनिक ढांचे को ज्यादा साफ तौर पर अलग किया? ढांचे जरूर बने, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन 1853 तक भी इन ढांचों में भारतीयों की भूमिका क्या थी?
वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी छोटी थी और उसके पास असली ताकत क्या थी? कुछ नहीं। खुली प्रतियोगिता शुरू तो हुई, पर वो कागज पर ज्यादा थी। हकीकत में भारतीयों के लिए उसमें घुसना लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। तो ये विकास बहुत धीमा था, बेमन से किया गया लग रहा था, और इसका डिजाइन ऐसा था कि असली कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में रहे। ये सब मेरे ख्याल से भारतीयों के बढ़ते दबाव और ब्रिटेन की अपनी जरूरतों का एक मिलाजुला नतीजा था। कोई महान संवैधानिक प्रयोग नहीं चल रहा था। और तभी कुछ ही साल बाद 1857 का गदर हो गया, जिसने इस पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। तो इस दौर में, यानी मोटे तौर पर 1793 से 1853 तक, हमने देखा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार धीरे धीरे खत्म हुआ और वो एक प्रशासनिक इकाई बन गई। गवर्नर जनरल की ताकत बढ़ी, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कानून बनाने और प्रशासन चलाने के काम अलग हुए। सिविल सेवा के दरवाजे कम से कम सैद्धांतिक तौर पर तो खुले। ये सब महत्वपूर्ण बदलाव थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बदलाव थे, पर ये ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत करने वाले ज्यादा थे। शक्तियों का केंद्रीकरण, प्रशासनिक मशीनरी का विस्तार, ये सब राज को चलाने के लिए था, न कि भारतीयों को अधिकार देने के लिए। और 1857 ने यह साबित कर दिया कि यह ढांचा अंदर से कितना खोखला था और भारतीय आकांक्षाओं से कितना दूर था। 1857 का विद्रोह वाकई एक निर्णायक मोड़ था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल ही खत्म कर दिया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसने शासन, इलाके और राजस्व सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। इंग्लैंड में एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। और कंपनी के वो जो दोहरे नियंत्रण वाले निकाय थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों खत्म कर दिए गए। ये सीधे ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत थी। बिल्कुल, कंपनी गई पर शिकंजा और कस गया। वाइसराय अब सीधे लंदन के हुक्म पर चलता था, भारत सचिव के जरिए। 1858 के बाद जो एक्ट्स आए, जिन्हें क्राउन रूल एक्ट्स कहते हैं, वो इसी कंट्रोल को बनाए रखने और साथ ही 1857 के बाद भारतीयों के बढ़ते गुस्से को थोड़ा शांत करने की एक कोशिश थे। इसमें उदारता कम और डर ज्यादा था कि 1857 जैसा कुछ दोबारा ना हो जाए। लेकिन क्या इन एक्ट्स ने भी संवैधानिक रास्ते पर कुछ नहीं छोड़ा? आप 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखिए। इसने वाइसरॉय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंसेस जारी करने की शक्ति दी। ये शक्ति आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 123 में। और इसने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की बात कही, जिसे एसोसिएशन कहा गया। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। छोटा ही सही, पर यह भारतीयों को विधायी प्रक्रिया से जुड़ने की शुरुआत तो थी। इसी एक्ट से बंगाल, पंजाब वगैरह में नई विधान परिषदें बनी और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट भी स्थापित हुए। शामिल करना ये जरा भारी शब्द लगता है। इन नॉमिनेटेड सदस्यों के पास कोई असली ताकत थी क्या? वो गैर सरकारी सदस्य थे, जिनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने तक सीमित थी। फिर 1892 का एक्ट आया। हाँ, उसने बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का हक तो दिया, पर वोट देने का नहीं। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, पर बहुमत हमेशा सरकार का ही रहा। ये सब तो बस आप कह सकते हैं दिखावे की रियायतें थीं, ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। मैं इसे सिर्फ दिखावा नहीं कहूंगी। ये बहुत धीमी गति से ही सही, लेकिन प्रतिनिधित्व की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम था। फिर आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसने सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशंस पास करने का अधिकार भी दिया। और एक बड़ी बात हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य बने। इसे आप कैसे नकार सकते हैं? और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत भी मिला। उसी 1909 के एक्ट ने एक ऐसा जहर घोला जिसने आगे चलकर देश का बंटवारा करवाया। वो था पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिमों के लिए अलग सीटें और उनके लिए वोट डालने वाले भी सिर्फ मुस्लिम। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। गांधी जी ने क्या कहा था? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। क्या आप इसे सकारात्मक विकास कहेंगे
ये तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक और सोचा समझा हथियार था। मैं मानती हूँ कि पृथक निर्वाचन के नतीजे बहुत ही दुखद और विनाशकारी हुए, लेकिन आप 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कैसे देखती हैं? इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू किया। कुछ विषय जैसे राजस्व, पुलिस वो गवर्नर के पास रिजर्व्ड रहे और कुछ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वो भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर्ड किए गए। केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्था बाइकैमरलिज्म शुरू हुई। वाइसराय की काउंसिल में कम से कम 3 भारतीय सदस्य होना जरूरी हो गया। प्रांतों में महिलाओं को भी हालांकि सीमित आधार पर वोट का अधिकार मिला। लोक सेवा आयोग बना। ये सब ढांचागत सुधार तो थे ना। द्वैध शासन सुनने में अच्छा लगता था, पर था एक छलावा। सारे जरूरी और पैसे वाले विभाग गवर्नर ने अपने पास रखे और कम महत्व वाले विभाग मंत्रियों को दे दिए, जिनके पास न पैसा था न असली ताकत। केंद्र में तो वाइसराय ही असली मालिक था। और देखिए, पृथक निर्वाचन को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तक फैला दिया गया। मतलब बंटवारे की खाई को और चौड़ा कर दिया गया। ये जिम्मेदार सरकार की तरफ एक बहुत ही आधा अधूरा और कहूं तो बेईमान कदम था। शायद सबसे ज्यादा असरदार एक्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं और जैसा नोट्स में भी है, हमारे आज के संविधान का लगभग 70% हिस्सा इसी से प्रेरित माना जाता है। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर उन्हें स्वायत्तता दी और केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। ये व्यवस्था तो आज भी हमारे संविधान में है। फेडरल कोर्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई, बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये एक बहुत बड़ा और विस्तृत कानूनी दस्तावेज था। क्या ये हमारे संविधान की एक तरह से रूपरेखा नहीं तय कर रहा था? विस्तृत जरूर था, बिल्कुल, लेकिन इसीलिए शायद नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर या दास्ता का आज्ञापत्र कहा था। और ये भी कहा कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। कंट्रोल अभी भी लंदन में ही था। जो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात थी वो कभी बनी नहीं पाया क्योंकि रियासतें तैयार नहीं हुई। केंद्र में द्वैध शासन भी लागू नहीं हुआ। तो यह एक्ट भी भारतीयों की जो उम्मीदें थीं उन पे खरा नहीं उतरा और आखिर में नाकाफी साबित हुआ। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घटनाक्रम तेजी से बदला। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस और अपनी संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे लगभग सबने ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, कांग्रेस को पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो भी एक डूबते हुए बैंक का। ये फिर वही कहानी दोहराई गई, अंग्रेज हमेशा बहुत देर से और बहुत कम देने की पेशकश करते थे। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसका मकसद था भारत के आज़ादी का रास्ता तैयार करना और कोशिश करना कि देश एकजुट रहे। इसी मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा बनी, जिसमें कुल 389 सदस्य थे और जिसने हमारा संविधान बनाया। लेकिन कैबिनेट मिशन भी देश को एकजुट नहीं रख पाया। जिन्ना और मुस्लिम लीग बंटवारे पर अड़ गए थे। दुखद था, पर शायद तब तक हालात ऐसे बन चुके थे। और फिर आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो माउंटबैटन प्लान पर आधारित था। इसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन में बांट दिया। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद खत्म हो गए। रियासतों को आज़ादी मिली कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या चाहें तो आज़ाद रहें। और इसी एक्ट से ब्रिटिश राज का अंत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो अगर हम इस पूरी लंबी यात्रा को देखें 1773 से 1947 तक, मेरा मानना है कि ब्रिटिश राज के एक्ट्स ने अपनी तमाम खामियों और बेशक ब्रिटिश स्वार्थों के बावजूद धीरे धीरे ही सही एक प्रशासनिक और विधायी ढांचा खड़ा किया। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स और 1858 के बाद के काउंसिल एक्ट से लेकर 1935 के एक्ट तक। केंद्रीय प्रशासन, विधान परिषदें, शक्तियों का बंटवारा, सिविल सेवाएं, इन सब ने आज़ाद भारत के संविधान और शासन प्रणाली के लिए एक जमीन तैयार की। ये एक क्रमिक विकास था। भले ही मंशा कुछ भी रही हो, परिणाम में ढांचा हमें मिला। भारतीय राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद।